नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आप सभी लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि बजट पर वीडियो लाए जाए और इसलिए आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो बजट पर ही आधारित है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो इस पूरे एपिसोड में बजट से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बजट को पेश कब किया गया था। तो बजट को 1 फरवरी 2026 को इसकी घोषणा की गई थी। और इस बार का जो बजट है इसका मुख्य विषय है युवा शक्ति संचालित विकास, यानी कि भारत के विकास में, भारत की आर्थिक वृद्धि में युवाओं पर अधिकतर जोर दिया गया, युवाओं के महत्व को दर्शाया गया है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। और ये आर्टिकल 112 से संबंधित है। याद रखिएगा, इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इस आर्टिकल के बारे में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो बजट है वो सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा रखता है। तो इसी क्रम में बजट को 3 श्रेणियों में उपविभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका बजट अनुमान, जिसे कि बीई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका संशोधित अनुमान, जिसे आरई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आता है अनंतिम वास्तविक आंकड़े, जिसे कि पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बजट अनुमान के बारे में। तो इसमें क्या है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान, यानी कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए अनुमान लगाया जाता है। और इसके बाद आता है संशोधित अनुमान, यानी कि चालू वित्त वर्ष जो है उसमें अगर कोई अपडेटेड अनुमान है तो वो दर्शाया जाता है। अनंतिम वार्षिक आंकड़े यानी कि पीए की बात करें तो जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसकी वार्षिक प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा होता है इसमें। और इसी क्रम में इस बार का जो बजट है इसमें कुल व्यय की बात करें तो यह 53,47,315 करोड़ रुपए, जो कि 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। अब इसी क्रम में बजट में कुल 3 कर्तव्य की बात की गई है, जो है कि पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य। फर्स्ट कर्तव्य जो इसमें कहा गया एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पहले वाले में आर्थिक विकास की, आर्थिक वृद्धि की बात की गई है। सेकंड कर्तव्य की बात करें इसमें फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल, यानी कि जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना। और थर्ड कर्तव्य है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, यानी कि इसमें सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को रखा गया है। अब ये जो 3 कर्तव्य हैं इन्हें हम आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम कर्तव्य के बारे में, जिसमें कहा गया है आर्थिक विकास को गति देना। और इसी क्रम में आप सभी को पता है कि इधर बीच ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये जो भू राजनीतिक अस्थिरता है इसके बीच भी भारत के उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही साथ दूसरे देशों के कंपैरिजन में अपने देश के उत्पादन को बढ़ाना और आर्थिक लचीलापन, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाना कि वो किसी भी चुनौतियों से आसानी से लड़ सके। और इसी क्रम में कुल 7 रणनीतिक क्षेत्रों की बातचीत की गई है, जिसमें कि विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। और साथ ही साथ पारंपरिक उद्योग जो हैं उनमें कुछ न कुछ इनोवेशन करके उनका पुनरुद्धार करना है। और ये जो 7 रणनीतिक क्षेत्र हैं ये इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की बात की जा रही है। और इसी क्रम में इस क्षेत्र में कुल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है 5 वर्ष में। और इससे क्या होगा, दवाई क्षेत्र में काफी हम बेहतर अच्छा कर सकेंगे। अब इसके बाद आते हैं वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्थ 2.0 योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, फाइबर के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही साथ क्लस्टर का आधुनिकीकरण करना और लोगों का कौशल विकास करना। और अगला है एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए जो है कि 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड दिया जा रहा है। और इसके लिए भविष्य के चैंपियनों को समर्थन देना है। अब अगला है अवसंरचना विकास, जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो पूंजीगत व्यय है 12.2 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। इससे जो है कि सड़क रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। और जब परिवहन जो है कि आसान होगा तो देश में जो है कि सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में इसकी अच्छा योगदान देखने को मिलेगा। ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई गलियारे की शुरुआत की जा रही है और 20 राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ ही प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जा रही है।
शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए जो है कि प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है आगे 5 वर्षों में। और इसी क्रम में हाई स्पीड रेल के लिए 7 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अंतर शहरी आर्थिक विकास को जोड़ने के लिए ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि वही है कि दो देश जो है वो आसानी से, दो राज्य जो है इनके बीच जो है कि परिवहन जो है आसानी से बढ़ सके। अब अगला है द्वितीय कर्तव्य, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण करना। अब इसमें यह कहा गया है कि देश में आर्थिक वृद्धि के लिए नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है, उनको सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए कुछ प्रमुख पहलों की बात की गई, उनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम जानेंगे चिकित्सा पर्यटन, यानी कि चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान को जोड़ने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि बाहर से जो देश विदेश के मरीज हैं उनको आकर्षित किया जाएगा और अपने यहाँ जो है कि अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। और अगला है पशु चिकित्सा शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुल 20,000 से अधिक पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण की योजना बनाई जा रही है। और अगला है एवीजीसी सेक्टर की बात करें, एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल्स इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे, यानी कि इन्फ्लुएंसर को बढ़ावा मिलेगा। अगला है शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में स्टेम संस्थान हेतु बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और इंजीनियरिंग जैसे संस्थान के लिए वहां पर बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। और अगला है पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान बनाए जाएंगे और साथ ही साथ 10,000 टूरिस्ट गाइडों को कौशल विकास भी दिया जाएगा। और इसी क्रम में खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को पहचाना जा सके। इसके लिए बुनियादी ढांचा और खेल विज्ञान का भी विकास किया जाएगा। तो ये हमने बात करी दूसरे कर्तव्य की। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे कर्तव्य की, जिसका लक्ष्य है सबका साथ या सबका विकास, यानी कि जो हमारा देश है उसके किसी भी वर्ग को, कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, उन्हें भी सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए इसका लक्ष्य रखा गया है सबका साथ सबका विकास, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों यानी अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में समावेशी और संतुलित विकास पर जोर दिया गया है। और इसमें कुछ प्रमुख पहलों की बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। तो इसके लिए भारत विस्तार पहल की शुरुआत की जा रही है और इसमें AI आधारित बहुभाषी सलाह मंच शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि किसान जो है आसानी से कृषि से संबंधित जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। अगला है एग्रीस्टेक और ICAR प्रणालियों का एकीकरण किया जा रहा है, जिससे कि किसान भूमि, फसल से संबंधित जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगला है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए शी मार्ट्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिससे कि वे अपने जो है कि अपना व्यवसाय शुरू कर सके। स्वयं सहायता समूह उद्यमियों का उन्हें समर्थन प्राप्त होगा। इस पूरे बजट में मानसिक स्वास्थ्य को भी एक अहम मुद्दा माना गया और इस क्षेत्र में रांची और तेजपुर में NIMHANS2 की स्थापना की जाएगी, जिससे कि मानसिक रूप से जो भी रोगी हैं उनकी देखरेख की जा सके। और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ शहरी परिवहन के लिए ई-बसें, यानी कि जो इको फ्रेंडली हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो बसें शुरू की जाएंगी। और उत्तर पूर्व में बौद्ध सर्किट योजना की शुरुआत की जाएगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट को भी आकर्षित किया जा सके। तो ये हमने समझा तीनों कर्तव्यों के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ डेटा को समझ लेते हैं और इसी क्रम में हम जानेंगे मंत्रालयवार व्यय, यानी कि मंत्रालयों पर कितना खर्च किया गया है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो ये पूरा डेटा है, इस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र की। तो रक्षा क्षेत्र में 2026-27 में कुल 7,84,678 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग पर कुल 3,09,875 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। रेलवे की बात करें तो 2,81,377, गृह मंत्रालय 2,55,234 करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण की बात करें तो इसमें 2,39,521 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास की बात करें तो इसमें 1,97,023 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। रासायनिक एवं उर्वरक में 1,77,061 करोड़ रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण में 1,40,529 करोड़ रुपए। शिक्षा में 1,39,289। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1,06,530। संचार में 1,02,267।
जल शक्ति में 94,808 और इसी में आवास एवं शहरी मामले में 85,522 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। अगर कुल व्यय की बात करें तो कुल व्यय हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि कुल व्यय जो है वो 53,47,315 करोड़ रुपए कुल व्यय है इस बार के बजट में। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और डेटा को भी समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे सब्सिडी, यानी कि सरकार के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाती है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करिए कुल सब्सिडी की। तो कुल सब्सिडी जो है वो 4,54,773 रुपए दिए हैं का है। और इसी में खाद्य सब्सिडी की बात करें तो 2,27,629 करोड़ रुपए। उर्वरक सब्सिडी की बात करेंगे तो 1,70,799 करोड़। ब्याज सब्सिडी 27,441, एलपीजी सब्सिडी 12,085 और अन्य सब्सिडी 16,820 करोड़ रुपए। और अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं उनमें कितना कितना जो है वो आवंटन किया गया है, यानी कि योजनावार आवंटन समझ लेते हैं, प्रमुख योजनाओं पर कितना व्यय किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीबीजी राम जी की और इस पर जो है 95,692 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में 67,670, पीएम किसान योजना पर 63,500, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर 54,917। इसके बाद है समग्र शिक्षा पर 42,100 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 39,390, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पर 23,100 और संशोधित ब्याज सहायता योजना पर 22,600। इसके बाद है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर 22,000, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर 22,025 और पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पर 20,083 और इसके बाद भारत नेट योजना पर 20,000 और अनुसंधान विकास और नवाचार योजना पर 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन देखने को मिला है। और इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो अब हम जिस क्षेत्र की बात करेंगे उसमें सभी वर्गों को रखा गया, जिसमें महिला, बच्ची, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन जो है करोड़ रुपए में ये दिया गया। तो एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम महिला कल्याण की बात करेंगे, यानी महिलाओं के कल्याण के लिए कुल इस बार 5,879 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बच्चों के कल्याण के लिए यानी कि बाल कल्याण के लिए 1,32,297 करोड़ रुपए, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 1,96,400, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1,41,089 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1,08,335 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े जिनको हमने समझ लिया कि करके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां पर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि किस सेक्टर में कितना परसेंट आता है, कितना परसेंट जाता है। तो इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और अब जब इसको देखें तो रुपी कम्स फ्रॉम, यानी कि रुपया आता कहां से है, सरकार के पास जो भी कुल रुपए आते हैं वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से 24% आता है, यानी कि सरकार के पास कर्ज के द्वारा, बोरोइंग यानी ऋण के द्वारा कुल 24% आता है। अब इसके बाद आप इस इमेज में देखिए तो 24% के बाद है आपका 21% जो कि इनकम टैक्स से आता है, यानी कि नौकरी पेशा लोगों के द्वारा जो भी टैक्स भरा जा रहा है वहां से आता है 21% सरकार के पास। और 21% के बाद कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि कंपनियों के द्वारा जो भी टैक्स दिया जा रहा है उसका प्रतिशत है 18%। और अब जीएसटी और अदर टैक्सेस के द्वारा 15% है। और इसके बाद है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में है 10%, जिसमें कि आपका फीस हो गया, ब्याज हो गया, ये आपका 10% है। और इसके बाद यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज का 6% है। 6% के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए कस्टम, यानी कस्टम में विदेशों से जो भी सामान आ रहा है उस पर लगाए जाने वाला जो टैक्स है वो 4% है। यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज में पेट्रोल और डीजल पर जो भी टैक्स लगाया जाता है वो आपका 6% हो गया। और अगला है नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिपिट्स, यहाँ से आता है 2%। तो ये तो हमने समझा कि रुपी कम्स फ्रॉम, यानी कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि रुपया जाता कहां है, यानी कि सरकार के पास जो कुल पैसा है वो जाता कहां है। इसी क्रम में हम देखेंगे इस इमेज में। और सबसे ज्यादा परसेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंट है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि राज्यों के पास जो भी टैक्स जाता है उसका सबसे ज्यादा परसेंट है, यानी कि सरकार के पास जितना पैसा है उसका 22% जो है वो राज्यों के पास कर्ज के रूप में, टैक्स के रूप में जाता है। और उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो भी कर्ज लिया है सरकार
सरकार के द्वारा जो भी कर्ज लिया गया उस पर जो ब्याज लगा उसके पेमेंट में 20% जाता है और इसके बाद 17% जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि केंद्र आयोजित जो योजना है, केंद्र की जो योजना है उस पर 17% जाता है। इसके बाद डिफेंस में 11% और इसके बाद है आपका अदर एक्सपेंडिचर्स यानी कि अन्य जो खर्च है, अन्य जो व्यय है उस पर 7% और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर यानी कि वित्त आयोग के द्वारा 7% जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि जो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं उस पर 8% जाता है और इसके बाद कुछ सब्सिडीज हैं उस पर 6% जाता है। इसके बाद है सिविल पेंशन यानी 2% जो सरकारी नौकरियों में उनके पेंशन में जाता है 2%। तो ये तो हमने समझा कि पैसा सरकार के पास पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां से है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। तो इसी क्रम में देख लेते हैं इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का स्थान लेना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बी जल जीवन मिशन, सी वीबीजी रामजी या डी विकसित भारत रोजगार योजना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।